Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हम मिलेंगे डॉक्टर जीवन रजक जी से, जो कि कवि और लेखक हैं और उसके साथ साथ हैं जॉइंट कलेक्टर। लेट्स मीट हिम एंड नो अबाउट हिज बुक्स एंड मूवी एंड मोर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, ठीक हूँ थैंक सर, यू। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सब। सर, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की मशीन लग रहे हैं मुझे इस नहीं, वक्त। ऐसा नहीं। तो सर, पहले तो मैं अपने जो स्टूडेंट ऑडियंस है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने कितने सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो उनकी आप एक चिट्ठा हमको एक बार बता दीजिए ताकि सबको पता चले कि किसको सुन रहे हैं आज। नहीं, देखिए, एग्ज़ाम तो निकाले हैं बहुत सारे। अभी मैं वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर हूँ राज्य प्रशासनिक सेवा में। बाकी अलग अलग एग्ज़ाम मैंने दिए, पीएससी का 5-7 बार एग्ज़ाम दिया, अलग अलग पोस्ट पर मैं सेलेक्ट हुआ। इस तरह से ओवरऑल मैं एक डीएसपी में मैं सेलेक्ट हुआ। पहले सेल टैक्स ऑफिसर में 6 साल रहा, फूड ऑफिसर 8 साल रहा, फॉरेस्ट में एसीएफ हुआ, और भी इस रेंजर की पोस्ट में हुआ, कमर्शियल टैक्स में हुआ, एक्साइज में हुआ। कुल मिला के 14वीं-15वीं मेरी गवर्नमेंट जॉब है, एग्जीक्यूटिव जॉब में अगर देखें तो। बाकी अभी मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ। इस मामले में ये है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य से कहीं ज़्यादा उसने मुझे दिया है। इसके लिए ऊपर वाले का मैं हमेशा शुक्रिया करता हूँ। तो सर, 15 एग्ज़ाम्स आपने निकाले, आपको 15 नौकरियां मिली, तो उसका आपको एक मूल मंत्र आप क्या देंगे कि क्या ट्रिक ऐसी आपके पास है या होती है जिससे वो सारे एग्ज़ाम सॉल्व हो जाए? देखिए, ऐसा सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बाकी कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होनी चाहिए, केवल पढ़ाई में नहीं, केवल जॉब की तैयारी में नहीं या परीक्षा की तैयारी में नहीं। कमिटमेंट जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। जो भी आप काम करें उसके लिए पूरा कमिटमेंट हो। जैसे मैं जब तय किया था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो मैं पूरे उसके लिए प्रतिबद्ध था कि मुझे जाना है। तो जैसे पढ़ाई करना है तो मुझे रोज़ पढ़ाई करना है, मैं आज भी रोज़ पढ़ाई करता हूँ। तो कोई भी जीवन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कमिट होना चाहिए। कमिट अपने आप से होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव रह के पढ़ाई करना चाहिए। और पढ़ाई करने का या दूसरे कोई काम करने का कोई अपना एक तरीका नहीं है, किसी सबका अपना अपना तरीका होता है। भाई मुझे सुबह अच्छा पढ़ना लगता है तो मैं सुबह पढ़ता हूँ, किसी को शाम को रात में अच्छा पढ़ना लगता है रात को पढ़ता है। सबका अपना ढंग है पढ़ाई करने का। और पढ़ाई को हमेशा बिल्कुल ईजीली बिना दिमाग पे लोड लिए पढ़ना है तो ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर है और अच्छा आप गेन कर सकते हैं। जी सर, आपका इसी इंस्पिरेशन से रिलेटेड एक मूवी भी आया है, त्वमेव सर्वम। हाँ, तो उसका थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, एक मूवी किसी डायरेक्टर ने, मैंने कुछ उसने मेरी किताब में मेरा बायोडाटा पढ़ा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने अपने बारे में उनको बताया कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो मूवी बेसिकली मेरे और मेरे फादर के ऊपर है कि मेरे फादर की क्या भूमिका है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं आज जो भी हूँ मेरे पिता की वजह से हूँ। तो उस सीन को लेके वो मूवी बनी है, जिसमें ये बताया गया है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक पढ़ाने के लिए, पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सन 2000 में MBBS सेलेक्ट हुआ था, उसमें PMT चलता था, उसमें हुआ था। तो मैं ज्वाइन कर लिया, फिर 1 साल पढ़ा, लेकिन मुझे मन नहीं हुआ डॉक्टर बनने का और कुछ आर्थिक स्थितियाँ भी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। जब उस समय MBBS जैसी चीज़ को छोड़ना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और मेरे जैसा गरीब घर का व्यक्ति का उसको छोड़े तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये लड़का पागल है, ये अपनी किस्मत को ठोकर मार के आया है, ये जीवन में हमेशा पछताएगा। मेरे फादर को भी सबने कहा। मेरे फादर ने, जब मैं छोड़ के आया तो मेरे फादर ने एक ही बात बोली, बोले कोई बात नहीं, तू छोड़ दिया, छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे घर का कबीलू भी बिक जाएगा, कबीलू मतलब खपरेल, अगर वो भी बिक जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ। उनके वो शब्द हैं कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ। तो उसी एक स्क्रिप्ट को लेके एक फिल्म किसी डायरेक्टर ने बनाई है, संजय मिश्रा उसमें लीड रोल में है, और अभी जियो पे आने वाली है और हंगामा OTT पे ऑलरेडी वो चल रही है। तो मैं तो सबको, फ्रेंड्स को रेकमेंड करूँगी, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, ये मूवी ज़रूर देखें बिकॉज इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग। मैंने देखी है एंड आई गॉट रियली वेरी वेरी इमोशनल। तो आप लोग ज़रूर देखें।
सर थोड़ा सा इस से मूवी से रिलेटेड मैं एक आपसे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने एक आपकी जो एक कविताओं का संग्रह है जिसमें सबसे प्रथम मैंने आपकी कविता पढ़ी तो वो फादर से रिलेटेड है, फादर के ऊपर आपने लिखी है और इवन पूरी मूवी में आपके फादर का जिक्र मेन रहा है। तो अमूमन जनरली मैं बोल रही हूँ कि सारे पेरेंट्स जनरली फादर मदर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस रहते हैं बट जनरली तो, और वो सेम चीज़ आप रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं, है ना। पर हर बच्चा या हर बच्ची इतना मिल रहा है लेकिन उतना रेसिप्रोकेट करना कि हाँ उस चीज़ को आप एक्नॉलेज भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो आपके केस में ऐसा क्या स्पेशल रहा कि आप भी उतना ही रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, फिर छोटे से किसान हुए वो। लेकिन उनका अपने आप पे ही बड़ा कॉन्फिडेंस था और मेरे ऊपर ही बड़ा कॉन्फिडेंस था। कुछ अलग था मेरे फादर में, अलग आज मेरे फादर मेरे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे फील नहीं होता कि वो आज भी दुनिया में नहीं। अलग कैसे था? मेरे फादर लगभग 75 की एज में इस दुनिया से गए। 75 साल की एज में भी अगर मैं बाइक से उनके साथ जा रहा हूँ और बाइक में पीछे बैठे हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर पिता अपने बच्चे को ये बोलेगा गाड़ी धीरे चलाना, डेफिनेटली यही बोलेगा। मेरे फादर की स्थिति थी कि अगर कोई आपको आगे से निकाल के ले गया गाड़ी तो कैसे निकाल लेगा, आगे निकालो उसके, दुनिया में पीछे चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए, जिसके पास जब मैंने एमबीबीएस छोड़ा उस समय फसल वसल भी नहीं हो रही थी, मेरे फादर के पास इतनी स्थिति नहीं थी कि मुझे 500 रुपये हर महीने के दे पाए, 500 रुपये हर महीने के। लेकिन वो आदमी कह रहा है कि तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा आदमी भी, करोड़पति आदमी भी, अगर उसका बच्चा एमबीबीएस छोड़ेगा तो वो उसको फिर से डांट के समझा के वापस एमबीबीएस करने के लिए भिजा देगा। क्योंकि एमबीबीएस उस समय तो बहुत ही टिपिकल था, पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ मिला के केवल 325 सीट हुआ करती थी, वापस पहुंच जाते थे। लेकिन मेरे फादर ने नहीं कहा तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मुझ पर भी था और कहें तो ईश्वर का भी साथ रहा कि ईश्वर ने जो मैंने करना चाहा, ईश्वर ने जो मुझे सफलता दी। तो बस बाकी भाग्य तो है, बाकी मैं आई एम एवरेज स्टूडेंट। तो बाकी फिर आप वो अपने बेटे के साथ भी फॉलो करते हैं? हाँ, मैं देखिए, मेरा एक और भी सोच है। आदमी जीवन में बड़ा आदमी बन सकता है, मेहनत करेगा, अच्छा एग्ज़ाम पास कर सकता है, मेहनत करेगा, पैसे कमा सकता है। इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना सबसे कठिन काम है। मैं मेरे बेटे को भी यही बोलता हूँ, हमेशा उसको भी यही बताता हूँ कि अच्छा इंसान बनना सबसे महत्वपूर्ण है, वो पहले करिए। देखिए, जीवन में लोगों की दुआओं का, लोगों के आशीर्वाद का बड़ा असर है। मेरा ऐसा, मैं बड़ा ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि इन सबका जीवन में असर होता है। बाकी मैं भी कोई सामान्य स्टूडेंट हूँ पढ़ने में, 10वीं क्लास में मेरी 2nd डिवीज़न है। मैंने आज तक कभी कहीं कोचिंग नहीं पढ़ी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ना पीएमटी के लिए, ना सिविल सर्विसेज के लिए, कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ी। तो लेकिन ये है कि लोग, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे बारे में सिर्फ अच्छा सोचते हैं, मुझे ब्लेसिंग देते हैं, तो उनका बड़ा असर होता है। जी सर। सर, आपकी कौन कौन सी किताबें आपने लिखी हैं? बिकॉज मैंने आपकी लाइब्रेरी तो देख ली कि आप कितना पढ़ते हैं, वो तो मैंने देख लिया, मैं बहुत इम्प्रेस भी हुई थी। तो अब आप लिखते कितना है वो उसके बारे में भी बताइए। नहीं, लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है। पहले छोटी छोटी कविताएं लिखता था, अखबारों में छोटे छोटे लेख लिखता था। अभी बेसिकली मैं पोइट हूँ, मैं काव्य में लिखता हूँ। 3 मेरे काव्य संग्रह हैं, एहसास, अंतर्मन और तुम्हारे ना होने से। रिसेंटली एक मेरी किताब अभी आई है जिसका भी विमोचन भी होना है, पुण्य प्रभाव, मेरे आलेखों का संग्रह है जिसपे धर्म पे, संस्कृति पे और दर्शन पे, देश पे कुछ आर्टिकल्स हैं। एक किताब में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें पीएससी में एक पेपर 4 है जिसमें इथिक्स का पूरा पेपर 4 है। उसके लिए एक मैंने पूरी किताब लिखी है जो कॉम्पिटिशन के तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, और टाटा मैग्रा-हिल ने उसको पब्लिश किया है। अभी 1-2 किताबों पे और काम चल रहा है। तो बड़ा शौक है, मतलब ये एक तरह का शौक है और अच्छा लगता है। तो सर, जो ये आपकी लेटली जो ये किताब आने वाली है, पुण्य प्रवाह, तो उसके बारे में कुछ बताइए, और वो किताब भी आप हमें। हाँ, ये किताब है मेरे पास। मतलब ये जो है गिफ्ट मैंने ले लिया है खुद ही। तो दिस इज़ द बुक पुण्य प्रवाह, इसका हाल ही में विमोचन होने वाला है। तो सर, इसके बारे में कुछ बताइए।
एक्चुअली ये पुण्य प्रभात जो है, मैं लगातार आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, विभिन्न विषयों पर लिखता रहता हूँ। तो इसमें विभिन्न विषयों पर जो कि राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से रिलेटेड हैं, अध्यात्म से रिलेटेड हैं, उन विषयों पर इसमें मैंने अलग अलग विषयों पर लिखा है। प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है। अच्छी ज्ञानवर्धक किताब है। इसको जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए भी ये लाभकारी है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो सामान्य हम जनरली पढ़ते नहीं हैं, कुछ ऐसे भी उसमें लेख हैं जो हम जनरली पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो ठीक है, एक किताब और। तो सर, जैसे इसमें आपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के बारे में कहा, तो अगर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब कैसा आपका नज़रिया है कि आप हर चीज़ को अगर बैलेंस करके चलना है तो कैसे होगा ये तीनों चीज़ों का? देखिए, राष्ट्र तो सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म से, संस्कृति से सबसे ऊपर है। राष्ट्र सर्वोपरि है। धर्म हमें जीवन जीने का सिस्टम सिखाता है, जीवन जीने की पद्धति बताता है। बेसिकली धर्म किसी मंदिर में जाके या किसी पूजा स्थल पर जाके पूजा पाठ करना नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म हमें हमारा जीवन का आचरण है, हमारी जीवन पद्धति, हमारे चरित्र का निर्माण करता है। शास्त्रों में लिखा है धर्म इति दृश्यते, मतलब जिसको धारण किया जा सकता है वही धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब ऐसा कर्म जो किया जा सकता है, जो नैतिक रूप से करने योग्य है, वो कर्म है। और जो करने योग्य कार्य है वही धर्म है। मतलब भाई चोरी करना करने योग्य कार्य नहीं है ना, अधर्म है। सत्य बोलना क्या है? अच्छा काम है। सत्य बोलना धर्म है। तो धर्म हमें बेसिकली जीवन का मूल आधार है, हमारी आत्मशक्ति का केंद्र है, हमारी आत्म चेतना को जागृत करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात संस्कृति की। संस्कृति जो है वो धर्म को प्रभावमान बनाती है हमेशा। तो हमारी संस्कृति की अगर हम बात करें, भारतवर्ष की संस्कृति, तो वो तो सनातन और अनादिकाल से चली आ रही है। और वैसी संस्कृति मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हम केवल मानव जाति के कल्याण की बात नहीं करते, हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति में वो लोग हैं जो हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम जीवों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं। हमारी संस्कृति समस्त चराचर के कल्याण की बात करती है, केवल मानव जाति कल्याण की बात नहीं करती, क्योंकि हम सर्वभवन्तु सुखना पे आधारित है। तो ये जहाँ तक धर्म और संस्कृति की बात है, ये दोनों हमारे राष्ट्र का मूल आधार है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। इन्हीं से हमारी पहचान होती है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति की पहचान वहाँ की भौतिकवाद से होती है और भारत की पहचान हमारे अध्यात्मवाद से होती है। और अध्यात्मवाद संस्कृति और धर्म का मूल है। तो फिर ये वाली किताब आपकी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए कैसे उपयोगी है? देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे महापुरुषों पे इसमें टॉपिक लिखे हुए जो कि सिलेबस में ऑलरेडी हैं, भी सिलेबस में भी हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे निबंध का एक पेपर होता है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत सारे अनछुए पहलू इसमें शामिल किए हैं और अलग ढंग से मैंने इसको लिखा है। इसको मैंने बेसिकली जो भी विषय लिखा है वो हमारे संस्कृति, हमारे दर्शन और हमारे जो शास्त्र हैं उनसे जोड़ के मैंने इनको लिखा हुआ है। तो एक नए तरीके से लिखने की कोशिश की इसमें। तो सर, इसमें आपने धर्म का क्या पर्सपेक्टिव बताया है कि क्या धर्म कैसा, और उसको हम डेली बेसिस पे क्या फॉलो करते हैं, या आप करते हैं, या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, धर्म बेसिकली मैंने बताया ना, धर्म वही चीज़ है जिसे हम करना चाहिए, नैतिक रूप से करना चाहिए। और डेली रूटीन में भी हमें, देखिए, हर आदमी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो काम हम करें, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल जीवन में हो, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सामाजिक जीवन में, वो धर्म के अनुकूल हो। मतलब जो सामाजिक रूप से स्वीकार्यता जिसकी हो, नैतिक रूप से इसकी स्वीकार्यता हो। जैसे नैतिकता का एक विषय है, सिविल सर्विस में भी है, मेरी किताब में भी है, कि नैतिकता के रूप में अगर उसको स्वीकार है वो विषय, तो वो हम धर्म है, वो करने में। और एक और बता दूं मैं आपको, जब ऐसा काम जो नैतिक रूप से स्वीकार है और लोक हित में है, समाज के हित में है, उसको करने में आपको आत्मसंतोष भी बड़ा आता है। तो अपने आप ये समझ में आता है कि यार देखिए, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने आप से क्या हमारा इंटरेक्शन होता है, हम आपसे क्या बात करते हैं। जब हम आईना के सामने खड़े हों तो एक संतोष होना चाहिए कि यार आज मैंने जो काम किया वो ठीक किया, वही धर्म है। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग उन्हें आक्रमण भी करते रहे भारत में, और कई सदियों से लोग आए भी हैं, यहाँ पे बस भी गए हैं।
तो हमारा जो धर्म और संस्कृति है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है दूसरे कंट्रीज से भी। तो इंडिया की किस ऐसी चीज़ से पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हुआ है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत तो लोग आज ये कहते हैं कि पाश्चात्य जो कल्चर है वो हमसे ज़्यादा विकसित कल्चर है। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए मैं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। हमारे वेद ना जाने कितनी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ और ना जाने कितनी वैज्ञानिक खोज उससे हुई, हमें भी नहीं पता, हम नहीं पढ़ते। हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हम नहीं पढ़ते, हमारी आने वाली पीढ़ी भी नहीं पढ़ रही है उसको। लेकिन विदेशी ना जाने कितनी भाषाओं में हमारे वेदों का, हमारे उपनिषदों का, भगवत गीता का, इनका सबका अनुवाद हुआ, लोगों ने कहीं उससे खोजी की। हमारा योग जो है आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। हमारे अध्यात्म को पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। विदेशों में बड़े बड़े आश्रम है जहाँ दर्शन और अध्यात्म की लोगों को शिक्षा दी जा रही है। अभी तो मैंने कहीं पढ़ा कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका और पाश्चात्य देशों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जैसे हम हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं कि वो कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। गलत है। शेक्सपियर को पाश्चात्य कालिदास कहा जाए। कालिदास कब थे? आज से 2000 साल पहले वो जो लिख गए वो कल्पना भी नहीं कर सकते शेक्सपियर ने संदेह अच्छा लिखा, लेकिन जो वो लिख गए वो कल्पनातीत है। ठीक है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बुद्धिस्ट से, वहाँ एक सालभंजिका नाम की एक मूर्ति है, 11वीं सदी की है। वो आजकल ग्वालियर की गुजरी महल में रखी हुई है, पत्थर की मूर्ति, आपने साथ पढ़ा होगा। वो इतनी सुंदर स्टैचू है कि वो पत्थर पे वो स्माइल है उसकी तुलना लोग मोनालिसा से करते हैं। मोनालिसा अभी है 18वीं सदी की, वो 11वीं सदी की है। तो मोनालिसा की तुलना उससे की जानी चाहिए कि उसकी तुलना मोनालिसा से की जानी चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम खुद हमारे धर्म संस्कृति को नहीं पढ़ते, हम खुद हमारे दर्शन को, हमारे अध्यात्म को नहीं पढ़ते। हमारे और आने वाली जो पीढ़ी है या जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो तो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है, वो गलत है। आप पढ़िए तो सही, हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में वो चीजें हैं जो हमने जो हजारों साल पहले उनमें लिखी गई थी, वो अब वैज्ञानिक खोजें हो रही है। हम पढ़ेंगे, हमको सब समझ में आएगा उसमें। हाल ही में मेरी चर्चा एक इंडोलॉजिस्ट से हुई थी जो कि स्वीडन से आए थे, और मुझे लगा कि शायद मुझे उनसे अंग्रेज़ी में ही वार्तालाप करना रहेगा। पर जब वो बोले तो बोले कि मुझे तो हिंदी बहुत पसंद है और मैं संस्कृत मुझे बहुत पसंद है, और पूरा वो हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर हमारे डिस्कशन के दौरान मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदी के लिए हीन भावना आने लगी है? तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है और मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो ये एक जो चीज़ कि बाहर के कंट्रीज़ वाले, बाहर के लोग आके हमें इतना वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी नहीं आती, इतनी नहीं आती कि मैं अच्छे से बोल सकूँ या आपसे अंग्रेजी में बात करूँ, मुझे नहीं आती अंग्रेजी। लेकिन हमारे समाज की दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आएगी वो उसको लोग हीन भावना से देखेंगे। क्या देखिए साहब, इसको अंग्रेजी नहीं आती। भाई भाषा क्या है? भाषा तो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम है ना। मुझे कंफर्टेबल है कि मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं हिंदी में ही करूँगा ना, अंग्रेजी में क्यों करूँगा? बिल्कुल सही। तो लेकिन ठीक है, वो अंधानुकरण जो मैं कह रहा हूँ वही बात। हाँ वही बात, उसको नॉलेज से कंपेयर कर लिया जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, नॉलेज से कोई लेना नहीं, वो अभिव्यक्ति का माध्यम है केवल। जी सर, जो अपने कल्चरल हेरिटेजेस हैं तो वो कैसे, क्या आगे चल के हमारी संस्कृति को कैसे बढ़ावा देंगे, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। और जो आजकल इतना हम इन्वेस्टमेंट भी उसमें करते हैं, देखिए उसके बारे में बताइए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं बहुत ही पुरातन है, अनादिकाल से चले, मतलब पाषाण कालीन और उसके पहले भी और ताम्र पाषाण कालीन, हर युग में हमारी बहुत ही पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की, मध्य प्रदेश की एक बहुत ही समृद्धशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है। यहाँ ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है जो हम इनको देख के कल्पना के परे हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो उनके विकास के लिए सरकारें लगातार काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। और वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है। आप देखना बहुत सारे हेरिटेज स्थलों पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी, जब वो आएंगे तो हमारी चीज़ों को
पूरे दुनिया में प्रसारित भी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सांस्कृतिक जो प्रवाह है वो फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। और अभी तो जिस तरह से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वो पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का प्रसार कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का विषय होना चाहिए। सर, तो जैसे पहले का हम कल्चर यदि देखें और अभी जो मैं लोगों की बात कर रही हूँ, तो अभी जैसे कि क्या ऐसा नज़र आता है कि हल्का सा जो ग्राफ है वो नीचे को जा रहा है हर चीज़ में ही, चाहे वो हेरिटेजेस हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो सीखना पढ़ना लिखना हो, लिखना हो, जैसे कि पहले वेद लिखे गए हैं, अभी इस तरह से तो कुछ भी आपको एक बात बताऊँ, आपको शायद आश्चर्य होगा, मुझे भी किसी ने बताया था, जब हमारे ग्रंथालयों को जला दिया गया प्राचीन काल में, तो अब क्या करें भाई, जो हमारा संचित ज्ञान है वो कैसे जाएगा। हजारों सालों तक हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो वाचक परंपरा में चलते रहे। कैसे वाचक परंपरा में कि भाई गुरु है, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भाई तुम शिष्य मुझे गुरु दक्षिणा में ये दो कि एक ये किताब को तुम पूरा याद करो, उसको एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्तियों को इसको सिखाओ। फिर उसके गुरु ने उससे यही मांगा। तो ये हजारों सालों तक हमारे ये जो साहित्य है, जो हमारा दर्शन है, वो वाचक परंपरा में चलता रहा। हम उस संस्कृति के लोग हैं। सोचिए वो कितने बुद्धिमान लोग होंगे, हजारों साल तक चलता रहा और फिर हमने उनको ऐसे कैसे ड्राफ्ट करके उसको लिपिबद्ध किया। कितने बुद्धिमान लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूट्यूब का जमाना है, टिकटॉक का जमाना है, लोग पढ़ नहीं रहे, किताब पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है। लोग अगर तैयारी भी कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उस पर पढ़ रहे हैं, टैब पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहे हैं, पढ़ना बंद कर दिया है। हमारे दर्शन पढ़ना बंद कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी लास्ट ईयर दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, लगभग 25 साल का लड़का होगा। मेरी आदत है, मैं जब कहीं जाता हूँ किताब लेके जाता हूँ। मैं एक छोटी सी किताब रखा था विदुर नीति की, पढ़ते पढ़ते मैंने बगल में रख के मैं सो गया। फिर घंटा आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली तो उस लड़के ने मुझसे पूछा कि सर ये कौन थे, विदुर के बारे में पूछा, सर ये कौन थे, क्या ये चाणक्य जैसे थे। मैंने कहा नहीं, ये चाणक्य के ही पिताजी थे। फिर मैंने उसको 5 मिनट समझाया कि विदुर कौन थे। उससे मैंने पूछा तुम क्या करते हो, वो IT इंजीनियर था वो लड़का। आप सोचिए 25-26 साल के व्यक्ति को ये नहीं पता कि विदुर कौन। विदुर एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है भारत की राजनीति में, भारत के दर्शन में और भारत की नीति में। उसको नहीं मालूम, क्यों पढ़ ही नहीं रहे ना। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पे है कि वो अपने बच्चों को बताएं, समझाएं, हमारे चीज़ों के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में चीज़ों को बताएं। देखिए, बदलते वक्त के साथ आधुनिक होना कोई गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीछे की चीज़ को छोड़ देना वो गलत है। आपको हमारे जो सांस्कृतिक दायरा है, हमारा जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उनको लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिकता को आप अपनाएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तो अंधानुकरण ना करें और हमारी संस्कृति को समझ के उसके जो एक हर चीज़ का एक दायरा होता है, उसके हिसाब से अपने आप को आधुनिक बनाए। कोई बुराई नहीं इसमें, लेकिन जो पीछे की चीज़ों को छोड़ेंगे तो आगे की चीज़ का आपका अस्तित्वहीन हो जाएंगे। तो सर ये फिर ग्राफ वापस से कैसे उठाएं? अब जैसे आपने बोला पेरेंट्स के ऊपर पूरा दायित्व है, तो पेरेंट्स को भी मान लीजिए नहीं पता है या नहीं आ रहा है, तो फिर वो कैसे करेंगे? या रीडिंग का जो ये हैबिट है बच्चों में कैसे लाएं? मैं जो सोचता हूँ, वर्तमान मानव पीढ़ी, जैसे हम लोगों की पीढ़ी है, वर्तमान मानव पीढ़ी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। क्यों भार है? ये पीरियड जो है समाज का, भारतीय समाज का ट्रांजिशन पीरियड है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बैलगाड़ी में भी सफ़र किया है, ठीक है, और हम वो लोग हैं जो हवाई जहाज में भी सफ़र कर रहे हैं। हमने पुरातन समाज भी देखा है, हमने आधुनिक समाज भी देखा है। अब लेकिन हमसे पहले वाले व्यक्ति जो थे, हमारी पूर्व की जो पीढ़ी थी, उसने आधुनिक समाज नहीं देखा था, पुरातन समाज देखा था। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो केवल आधुनिक समाज देखेंगी, पुरातन समाज नहीं देखेंगी। तो हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, संक्रमणकालीन पीढ़ी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, वर्तमान मानव पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो हमारी पुरानी चीज़ों को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करे। देखिए, हमारा संस्कृति, हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी धरोहर है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुई आने वाली पीढ़ी में तो गैप हो जाएगा। फिर जब हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं होगा, जब उसको पता नहीं होगा तो फिर वो उस आगे कैसे ट्रांसफ़र करेगी? उसको नहीं कर सकती ना। और ये हमारे देश की पहचान है, विशेषता है हमारी सामाजिक परंपराएं जो है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको
आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी में पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी, वर्तमान मानव पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और मुझे बड़ी तकलीफ है कि अंधानुकरण करने वाली हमारी जो आज की जनरेशन है वो इस चीज़ का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं कर रही है। उसको करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या आने वाले समय में पैदा हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, आने वाली पीढ़ियाँ। तो सर इसमें सोशल मीडिया का कुछ हेल्प हो सकता है, क्योंकि सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे ही सब चीज़ें सीख रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन हो, वो भी वीडियो चल रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा कम इंटरेक्ट सोशल मीडिया से रहता हूँ, लेकिन मेरा कहना एक माध्यम कुछ भी हो, देखिए हर चीज़ का अलग अलग माध्यम। मैं अगर अपने बच्चे से कहूँगा तो कहूँगा तू भाई किताब पढ़ के सीख, या मैं उसको समझाऊँगा। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से समझा सकता है, कोई दूसरे किसी माध्यम से समझा सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया भी एक माध्यम हो सकता है, कुछ भी तरीका हो सकता है, लेकिन चीज़ें नई जनरेशन को पता होनी चाहिए, हमारी चीज़ें उनके पास पहुंचनी चाहिए, ताकि वो उनके दिमाग में ये विचार रहे कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, और आने वाले सालों में वो अपनी पीढ़ी को, अपनी नई जनरेशन को उसको ट्रांसफ़र कर सकें। वो कारण साधन कुछ भी हो सकता है उसका। जी सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एजुकेशन को लेके ये बात पूछना चाहूँगी कि स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि आपने पहले बताया कि गुरु शिष्य को सिखाते थे, है ना, पर अभी जो मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी करिकुलम है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही नहीं, कहीं कोई कल्चर की बात नहीं हो रही। स्पेशली जो बाहर के स्कूल्स आके जो यहाँ पे बस गए हैं, और हम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जिनको जाना जाता है हमेशा, तो सारे इंटरनेशनल स्कूल्स में आजकल हम बच्चों को भेजना प्रेफर करते हैं। तो तब कैसे, मतलब संस्कृति, बिकॉज पेरेंट्स ही सिर्फ सीखें, जनरली एक हाफ ऑफ द पार्ट तो टीचर और स्कूल का भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या टाइप के चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, प्राथमिक पार्ट तो पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि वो अपने समाज की परंपराओं के साथ अपने परिवार की परंपराएं भी उनको बताएंगे। स्कूल का निसंदेह पार्ट होना चाहिए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक सामाजिक विज्ञान सहायक वाचन नाम का एक किताब हुआ करता था, उससे हम सीखते थे। लेकिन मैं आपको शायद हो सकता है जानकारी ना हो, जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है उनमें इन चीज़ों को प्राथमिक स्तर से ही जोड़ा गया है। अब मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेगा, और स्कूलों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह उनका चरित्र निर्माण करें कि वो हमारे देश की सारी परंपराओं को, संस्कृति को आराम से सीख सकें। स्कूलों की भी जिम्मेदारी है। अगर सिलेबस में आज नहीं भी है तो भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी के तो पेरेंट्स होंगे ही ना, वो भी तो इसी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी में भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको जोड़ा गया है। जी सर, अब जैसे इस पुण्य प्रवाह में आपने जिन भी पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया है, तो उसमें से आप किससे इंस्पायर्ड है? देखिए, मैं एक सबसे ज़्यादा इंस्पायर अपने पिता से हूँ, और मैं विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सभी लोग होते हैं जनरली, मैं भी इंस्पायर हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर कोई आदर्श है तो वो मेरे फादर हैं। सबसे ज़्यादा जीवन को आदर्श मेरे पिता हैं। वो तो हमने देख ही लिया है, और सर वो मूवी भी वेरी इमोशनल, एंड मैं भी अपने फादर से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वो मैं बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर पाई उस चीज़ से। तो सर, स्वामी विवेकानंद से आपने क्या सीखा? स्वामी विवेकानंद से कमिटमेंट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको ना हो जाए। वेरी नाइस। तो सर इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम आपको नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे आपकी, क्योंकि नेक्स्ट भी जब बुक आएगी तो हम आपको बुलाएंगे। तो ये दिस इज़ टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के साथ साथ हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स को भी बढ़ाना है। सो रीड मोर एंड टीच मोर। For more such cultural videos, stay tuned to the Madhu Chaudhary podcast. Bye-bye.